Hello medicos, welcome back to in this video and this is our second lecture of the biostatics, okay, B Pharm 8th semester। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे रिसर्च अप्रोचेस क्या है। इन प्रीवियस लेक्चर जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च वर्क के, ओके। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिसर्च अप्रोचेस, ओके। सो लेट्स सी हियर इज द रिसर्च अप्रोच, ओके। किस तरीके से हम रिसर्च वर्क के लिए अप्रोच करते हैं यानी कि आगे बढ़ते हैं। उसके लिए दो मेथड है, क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें ओवरऑल देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में इन्फ्लुएंशियल अप्रोच होता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हो गया, साइमुलेशन अप्रोच हो गया। इनके बारे में ये चीज़ें हैं क्या वो हम आगे देख लेंगे, ओके। अभी हमें बस इतना रिमाइंड करना है कि रिसर्च अप्रोचेस क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के तीन तरीके से डिवाइड किया, इन्फ्लुएंशियल, एक्सपेरिमेंटल एंड द सिमुलेशन, ओके। अब हम देखते हैं रिसर्च मेथड वर्सेस द रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। अब हम देख सकते हैं दोनों वर्ड मैचिंग है, जस्ट हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, मेथड्स और मेथडोलॉजी, ओके। अब देखते हैं रिसर्च मेथड क्या है। रिसर्च मेथड्स आर द मेथड्स बाय विच यू कंडक्ट द रिसर्च इनटू अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक। यानी मेथड मतलब हम किस तरीके से अपने रिसर्च वर्क को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं इनटू द सब्जेक्ट और टॉपिक के फॉर्म में, ओके। और मेथडोलॉजी में क्या होता है, मेथड बाय विच यू मे प्रोसीड विद योर रिसर्च। मतलब किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू आप रिसर्च को कंप्लीट करोगे, किस तरीके से जर्नी स्टार्ट होगी, कहाँ एंड होगी, क्या कैसे करना है, वो हमारी एक मेथडोलॉजी का पार्ट होता है, ओके। रिसर्च मेथड जैसे कि एग्जांपल दिया है, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, सर्वेज, ये हमारे क्या है, मेथड है, रिसर्च मेथड है, यानी रिसर्च करने के तरीके हो गए। मेथडोलॉजी क्या ऐसी प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से वहां से तुम्हें कंटिन्यू करना है, प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है, ओके। रिसर्च मेथडोलॉजी इन्वॉल्व द लर्निंग ऑफ द वेरियस टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में लर्निंग करते हैं, देन कैन बी यूज टू कंडक्ट ऑफ रिसर्च एंड इन द कंडक्ट ऑफ टेस्ट। यानी हम ये देखते हैं क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कंडक्ट कैसे करेंगे टेस्ट को, वो हमारी एक मेथडोलॉजी होती है। टेस्टिंग कैसे करनी है, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, सर्वे कैसे करना है, क्रिटिकल स्टडी कैसे करनी है, मतलब एक पूरा प्रोसीजर होता है लॉन्ग, वो हमारी मेथडोलॉजी हो गई, ओके। एंड रिसर्च मेथड एम एट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। मेथड में मतलब हम कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेथडोलॉजी में क्या है, एम्स एट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द करेक्ट प्रोसीजर। यानी इसका एम होता है कि जो प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही करेक्ट होना चाहिए ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुंच सके, ओके। ये हमारा डिफरेंस हो गया मेथड और मेथडोलॉजी में। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ द रिसर्च डिजाइन। यानी रिसर्च डिजाइन का मीन्स क्या होता है। फर्स्टली अरेंजमेंट ऑफ द कंडीशन, यानी किस तरीके से जब हम रिसर्च मेथडोलॉजी अप्लाई कर लेते हैं, मेथड अप्लाई कर लेते हैं, अप्रोचेस अप्लाई कर लेते हैं, तो हम देखते हैं डिज़ाइन कैसे करना होता है। पहले हमें सारी कंडीशन को अरेंज करना होगा। ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का जो भी रिसर्च वर्क मेथडोलॉजी मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसका एक फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें ईजी हो कोई भी चीज़ फॉलो करने में, ओके। स्पेसिफिक मास्टर प्लान और द मॉडल, हमारे पास मैंने बोला कि एक डॉक्यूमेंटेड हमारे पास प्लान होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए जिसके बेस पे हम क्या कर सके, अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सके। ब्लूप्रिंट होना चाहिए, यानी एक तरीके से जैसे हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट यानी एक फ्रेम की तरह वर्क करेगा वो, जो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। गाइड्स द इन्वेस्टिगेटर, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटर हैं उन्हें गाइड करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द सचमैन, रिसर्च डिज़ाइन इज नॉट अ हाईली स्पेसिफिक प्लान टू बी फॉलो विदाउट द डेविएशन। यानी कि रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक हाईली स्पेसिफिक प्लानिंग करना विदाउट एनी डेविएशन, बट रादर सीरीज ऑफ गाइड पोस्ट, यानी कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं लगातार होने वाला गाइड पोस्ट होता है जिसपे हर लेवल पे क्या होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। और वहाँ पे क्या होता है,
फॉलो अप की ज़रूरत होती है, बहुत ही अलर्ट माइंड होना चाहिए टू कीप वन हेडेड इन राइट डायरेक्शन, यानी कि हर किसी का जो दिमाग है, हाथ है, यानी फिजिकली मेंटली वो राइट डायरेक्शन में चलना होता है, ताकि जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो उसमें कोई भी मिस्टेक डेविएशंस ना हो। ओके, अकॉर्डिंग टू द कुक रिसर्च डिज़ाइन क्या है? इज एन अरेंजमेंट ऑफ द कंडीशंस फॉर द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा इन अ मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रेलिवेंस टू द रिसर्च पर्पस विद इकोनॉमिक एंड प्रोसीजर। ओके, तो यानी ये एक तरीके का अरेंजमेंट होता है कंडीशन का जो भी रिसर्च के लिए जरूरी है, कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है डाटा का इन द मैनर दैट एम्स टू कंबाइन, यानी कि रिसर्च पर्पस क्या है, उसमें कितनी इकोनॉमी इन्वेस्ट होगी, वो सारी चीज़ें एक तरीके से फ्रेमवर्क डिज़ाइन करके उस पर स्टडी करना हमारा क्या है? रिसर्च डिज़ाइन है। ओके, सो नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, यानी रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत ही क्या है? ओके, इम्पोर्टेंस क्यों? मैंने अभी बताया, एक आइडिया मिल जाता है, जो हमारे पास कोई फ्रेमवर्क की गाइडेंस होती है प्रॉपर, तो हम करेक्ट वे पे चलते हैं। ओके, तो इसी तरीके से उसके कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं, जैसे कि स्मूथ सेलिंग ऑफ रिसर्च ऑपरेशन, यानी एक स्मूथ वर्क होता है जब हम ऑपरेशन करते हैं रिसर्च का, यानी रिसर्च वर्क ऑपरेट करते हैं। स्टैंड्स फॉर एडवांस प्लानिंग ऑफ द मेथड, यानी एक एडवांस मेथड हो गया हमारे पास, एक एडवांस प्लानिंग होती है किसी भी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। ग्रेट डियरिंग और रिलायबिलिटी ऑन द रिजल्ट, यानी जितना अच्छा मेथड सिस्टमाइज्ड रिसर्च वर्क होगा वो उतना ज़्यादा रिलायबल होगा उसका रिजल्ट। हेल्प्स टू गिव डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन देने में हेल्पफुल है, यानी करेक्ट डायरेक्शन में हम चलते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। रिसर्च डिज़ाइन प्रिवेंट द ब्लाइंड सर्चिंग से प्रिवेंट करता है, यानी अंधाधुंध कह सकते हैं, मतलब कहीं से भी रैंडमली कोई भी चीज़ ला के डाल देना, वो हमारा रिसर्च वर्क नहीं होगा। ओके, helps researchers to anticipate potential problems in collecting data, और हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं रिसर्च वर्क के टाइम पे वो बहुत ही कम हो जाती हैं जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ नीड्स एंड इम्पोर्टेंस हैं रिसर्च डिज़ाइन के। डेवलपिंग रिसर्च डिज़ाइन, अब रिसर्च डिज़ाइन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है? द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट डिज़ाइन लार्जली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, यानी किस तरीके का डिज़ाइन होगा वो डिपेंड करेगा तुम्हारा जो हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम किस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं। हाउ मच इज नोन अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, और कितना हम अपने प्रॉब्लम से अवेयर हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ये हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। देन हम कोई भी रिसर्च डेवलपिंग रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब रिसर्च डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, प्रॉब्लम्स क्लियर हो, देन हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, क्या आप बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं, हमें पहले प्रॉब्लम जानना है, देन हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसका। ओके, 3 ट्रेडिशनल काइंड ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। अब हमारे पास 3 अलग अलग ट्रेडिशनल रिसर्च डिज़ाइन हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, हाइपोथेसिस और द कैजुअल। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, इन केस ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अब हम इनके बारे में देखें किस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव मेजर एम्फेसिस इज ऑन डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट। हमारा जो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमें ये जानना है, कोई भी न्यू आइडिया के बारे में डिस्कवरी करनी है, न्यू इंसाइट के बारे में। इन सच स्टडी द सैम्पल साइज स्मॉल, इस तरह की स्टडी में क्या होता है, जो सैंपल का साइज होता है वो स्मॉल होता है, डाटा बहुत ही वैक्यूम में मतलब रिक्वायरमेंट होती है। द ऑब्जेक्टिव इज जनरल रादर देन द स्पेसिफिक, और जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही जनरल होता है, इतना स्पेसिफिक नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन आर यूज, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रोबेबल सैम्पलिंग करी जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करी जाती है। ओके, इन केस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स, यानी कि एक मतलब इसमें हर इंडिविजुअल और ग्रुप की क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
बिल्कुल डिटेल में देखनी होती हैं। इन सच स्टडी डाटा कलेक्टेड में रिलेट टू द रेस्पोंडेंट्स अंडर द स्टडी। जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है वो रिलेटेड होना चाहिए अंडर द स्टडी। रिसर्च हैज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो रिसर्च है उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फाइंडिंग आर डेफिनेट, जो फाइंडिंग है वो भी डेफिनेट होनी चाहिए। ओके, next, in cases of hypothesis testing, main objective researchers state the hypothesis of the causal relationship between the variable। यानी यहाँ पे क्या होता है, कल्पना करी जाती है और उस पर वर्क किया जाता है। इसमें देखा जाता है दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ओके, इन सच स्टडीज कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इस तरह की स्टडी में क्या किया जाता है, एक वेरिएबल पे कंट्रोल किया जाता है ऑन द अदर डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाले पे डिपेंडेंट होगा अपने चेंजेस के लिए। जैसे मैं बात करूं, कोई भी खेती हम करते हैं तो उसमें बारिश का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है नॉर्मली। ओके, हम कितना भी पानी बाहर से हम सप्लाई कर दें बट कहीं ना कहीं बारिश की ज़रूरत होती है, नेचुरल वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो अब जो हमारा क्रॉप है वो किस पे डिपेंड है, हमारे रेन पे। और जो रेन है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, वो खेती पे डिपेंडेंट नहीं है। वो जब चाहे वो बारिश होगी। ओके, तो रेनिंग होना वो इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया और जो हमारा क्रॉप है वो डिपेंडेंट हो गया। तो वही बोला गया है, कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट, प्लेगरिज्म ऑफ सीरियल ऑफिशियल डेफिनेशंस क्या हैं, प्लेगरिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर with your friends, colleagues and needy persons. Okay, and we will meet in next lecture.